हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और यही मैं बार बार ईश्वर से कामना भी करता हूँ कि जितने भी छात्र हैं पढ़ने वाले वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एक एक करके सभी चैप्टर्स के वीडियो आते जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम क्लास 12 की बात करने आए हैं। क्लास 12 बहुत दिन हो गए थे। हाँ, बहुत दिनों से क्लास 12 के वीडियो थोड़े से रुक गए थे। इधर थोड़े से बोर्ड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गए, फिर थोड़े न्यूमेरिकल वगैरह पे आ गए, बीच में बायोलॉजी सेक्शन भी कवर करने थे। आज क्लास 12 के फाइनली फिजिक्स स्टार्ट कर ही दिए हैं कि अब हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स जो बचे हुए 2-3 चैप्टर जिनके वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मैथ्स क्लासेस में नहीं है, उन चैप्टर्स के वीडियो फाइनली अब अपलोड कर ही देंगे। 2-3 महीने में अब एकदम टारगेट है कि क्लास 12 की फिजिक्स A to Z आपके यूट्यूब चैनल ई मैथ्स क्लासेस पे आपको दिखेंगी। तो कुछ चैप्टर बचे थे जिनमें आपको पता होगा कि आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 भी इसी क्रम में बच गया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और मेरे प्यारे यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद इनके बीच अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टार्ट कर देंगे तुरंत बिना समय को वेस्ट किए कि क्या क्या कैसे कैसे इस चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं। तो नाम में ही देखो ना यार, डबल मीनिंग्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, यू नो वेरी वेल, एंड मैग्नेटिक मीन्स नाउ वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। तो अब हमको जो स्टडी करनी है एक ही साथ इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक स्टडी करनी है चैप्टर। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में जो इंडक्शन साहब है, यानी जो प्रेरण है, वो इंडक्शन नहीं, खाना बनाने वाला इंडक्शन नहीं जिसपे चाय वगैरह खाना बनाते हैं, ये दूसरा इंडक्शन है जिसको प्रेरण करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाउ वी हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। अगर बात करें यूपी बोर्ड की तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत प्लस चुंबकीय के सिद्धांत से कुछ प्रेरण की घटनाएं देखा जाएगा, और नॉर्मली फाइनली इस चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कवर किया जाएगा। तो पूरी कहानी बताएंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, इसका परिभाषा भी बताएंगे, तुरंत आपको लिखवा के सब कुछ क्लियर करते हुए चलेंगे। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है मैं आपको वो फाइनली आपको थोड़ा सा बता दूं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर में जो पहली टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है फैराडे लॉ। याद करके चलिएगा, इस चैप्टर की पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगी फैराडेज लॉ। और ये भी तो पता होगा ना मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे कि एक साथ हम दोनों बोर्डों को कवर करते हैं, या यूपी हो या सीबीएसई हो, दोनों एक साथ स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि सीबीएसई पढ़ेगा तो यूपी नहीं, यूपी पढ़ेगा तो सीबीएसई नहीं, एक साथ दोनों की प्रिपरेशन एक साथ, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो। हमारे जितने भी वीडियो अभी तक बने हैं हमने कंबाइन स्टडी की है यूपी प्लस सीबीएसई के। तो उसी क्रम में ये भी चैप्टर्स खत्म करेंगे। मींस इस चैप्टर की जो पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी उसका नाम होगा फैराडेज लॉ। है क्या, वो तो आगे चर्चा करेंगे ना। फैराडे लॉ के बाद तुरंत इसी में आगे जब चलेंगे तो एक आपको मिलेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज का नियम भाई यूपी बोर्ड में कहते हैं लेंज का नियम। और एक चीज मिलेगा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्शन। एनर्जी आपको निकलवाएंगे, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और जिसका फाइनली फार्मूला आपको मिलेगा U बराबर हाफ LI का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मिलेगा U बराबर हाफ LI का स्क्वायर। इसके बाद इसी चैप्टर में आगे चलेंगे तो आपको 4th पॉइंट बता दूं, सेल्फ इंडक्शन। जो हमारी अगली टॉपिक मिलेगी उसका नाम होगा सेल्फ इंडक्शन, और यूपी बोर्ड वाले हमारे बोलते हैं स्वप्रेरण। उसके बाद आगे चला जाए 5वां टॉपिक, तो उसका नाम होगा म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन को हमारे बाबू लोग बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, और ये भी सब घटना है, अभी जिक्र करूंगा। 100 माने यार खुद से एक ही कुंडली होगी और एक ही कॉइल होगा, और म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य यानी पड़ोसी यानी 2 लोग होंगे। तो जब 2 लोगों को एक साथ रख के इंडक्शन का प्रोसेस कराएंगे तो दैट्स म्यूचुअल इंडक्शन, और जब सिंगल कॉइल में ही इंडक्शन कर लेंगे तो दैट इज सेल्फ इंडक्शन। इसके बाद एक चीज लास्ट आपको मिलेगी, यानी 5 टॉपिक हो गई। और 6वीं टाइप, अब ज्यादा इसमें टॉपिक पढ़नी नहीं यार, बहुत छोटा सा, नॉर्मली एक स्मॉल चैप्टर, लेकिन छोटा है पर अपने में बहुत स्ट्रांग रहता है ये चैप्टर। ठीक, तो ये
बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। फराडे लॉ, लेंज लॉ, एनर्जी स्टोर दिखा देंगे आपको, सेल्फ इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ जो थोड़ी सी आपको इंटरेस्टेड चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रिक ब्रेक पढ़ें। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक को मतलब सिंपल फॉर्म में मैं कह दूं ट्रेन ब्रेक, कि कैसे ट्रेन में ब्रेक लगता है। मतलब जो स्टडी कराएंगे वो बताएंगे कि ट्रेन में ब्रेक कैसे लगता है, इसकी स्टडी होगी। थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। आपको लगता है कि हमने ठीक है 11th में तो हमने पढ़ लिया सर, पास्कल लॉ अप्लाई करते हैं तो बस में, ट्रक में, टू व्हीलर्स में, ये सब जितनी भी चीजें हैं इनमें जो सर ब्रेक लगने का काम होता है वो पास्कल लॉ से होता है, जिसको शिवम सर ने 11th के फिजिक्स में पढ़ा है। जनरली पास्कल लॉ यू कैन see in my the video of class 11 and how to apply the brake. We introduce all the things in class 11, but now we have to study train brake. कैसे ट्रेन में ब्रेक लगता है उसके बारे में स्टडी करके आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेक, इसमें ट्रेन ब्रेक बताएंगे। हाँ, ट्रेन ब्रेक पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको लगता है क्योंकि ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज होंगी। और एक लास्ट मिलेगी, एक नंबर में कई बार पूछा गया भंवर धाराएं। भंवर धाराएं करके टॉपिक आपको मिलेगी, बताऊंगा यार भंवरा जैसा घूमता है ऐसी धारा, तो एक पोजीशन कैसे स्टार्ट होगी, ऐसे घूमते 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 नीचे तक जाएगी। और इसको सीबीएसई वाले बोलते हैं एडी करंट। कौन सी करंट? एडी करंट। तो इतनी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ाया जाएगा। इतने टॉपिक्स के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कहिए तो चैप्टर शुरू होते ही खत्म कर देंगे। और थोड़ा सा फोकस बोर्ड पे करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के टॉपिक को इजिली नॉर्मली वे में हम खत्म कर सकते हैं। इसमें कोई हमको दिक्कत, दुविधा, परेशानी होने वाली नहीं है। बहुत आसान सी टॉपिक है, समझने वाली टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल घबराना और परेशान होना नहीं है। ये चैप्टर बहुत आसान है। जिन्होंने ये सोचा ये चैप्टर हार्ड है, अब मन में बैठा लिया कि थोड़ा कठिन है तो कठिन लगभग करेगा। अब पेड़ पे चढ़ना पहले ही सोच लिए कि अरे तो बड़ा लंबा पेड़ है कैसे चढ़ेंगे, सतरा पहाड़ तो लगभग करेगा, इस सोच के चढ़ेंगे अरे कितना आसान काम कर लेंगे, तो कर ही लोगे यार। तो इन सब में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ चलो पहले टॉपिक इस चैप्टर की पढ़ते हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स पहली टॉपिक होगी और यूपी बोर्ड में बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टॉपिक आपके चैप्टर की सिंपल वे में इसको स्टार्ट करेंगे, बहुत नॉर्मल सी आसान सी बात होगी। नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। अगर बात करें चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यार, तो आप ये बताइए, इस जब पहले चैप्टर की बात किए थे तो आपको याद भी होगा कि शिवम सर ने हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो पढ़ा दिया है यार, यानी विद्युत फ्लक्स नाम की टॉपिक को तो हमने क्लियर कर लिया है। अब कौन सी समस्या हो रही है भाई? ये तो पहले चैप्टर की बात है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से इसको हमने खत्म कर लिया था। किस टॉपिक को? विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नामक टॉपिक पढ़ी थी, उसी से रिलेट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। जो पढ़ा होगा उसको याद होगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा या फाई बराबर ई डॉट ए करके यही डेरिवेशन मिला था। और सर ने यही बताया था किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, किसी भी पर्टिकुलर पृष्ठ यानी क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उन्हीं को विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को बोलते हैं विद्युतीय फ्लक्स। तो जनरली इसमें क्या करना है यार, कोई भी आप एक पर्टिकुलर सरफेस ले लो, इस सरफेस के नॉर्मली पास करने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी किसी भी पृष्ठ से, किसी भी एरिया से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, जो भी लंबवत गुजरेंगी किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यूपी बोर्ड में बहुत सिंपल सी परिभाषा नहीं होगी, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ना। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच पासेस नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। यूपी बोर्ड में किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे पहले चैप्टर में पढ़ा था फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा या फाई बी बराबर
बी डॉट ए, ये तो हमने पढ़ लिया। चलो ये तो फार्मूला मिल गया। अब बी क्या है? बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, सबको पता होगा, चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है? ए भाई तो एरिया यानी क्षेत्रफल और cos थीटा एंगल, वो तो एंगल किस एंगल से गुजरती है फील्ड लाइन यार, वो तो पता होना ही चाहिए। तो नॉर्मली फाई बराबर बी ए cos थीटा हमने पढ़ लिया। अच्छा एक चीज ये भी निकल के आती है, सर फार्मूला तो बता दिए, फाई बराबर बी ए cos थीटा, फाई बराबर बी डॉट ए। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब ये कैसी क्वांटिटी है? तो सिंपल सा लिखेंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। पहली चीज तो यही बताएंगे, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है भैया? स्केलर क्वांटिटी। यह एक अदिश राशि, सदिश नहीं, अदिश राशि, यह एक अदिश राशि, पहली चीज हो। अब दूसरी बात, इसका मात्रक क्या होगा? तो अगर बात करेंगे मात्रक की, तो मात्रक तुरंत लिखेंगे वेबर। इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। वेबर को किसे दिखाते हैं? WB से। याद करके रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो कितना होता है? वेबर होता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक। अगर बात करेंगे, वेबर हिंदी में भी लिख दो यार, उसमें क्या दिक्कत है? पहले भी आपको बता चुका हूं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, नोटेशन तो वही आएगा। यूपी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, जितने भी यूनिट्स के नोटेशन आएंगे वो CBSE के ही आते हैं, ना कि यूपी बोर्ड के आते हैं। ये एकदम बिल्कुल क्लियर आपको पता ही होगा। बात करें अगर आगे इनके डायमेंशन की, और डायमेंशन को शायद बाबू लोग बोलते हैं वीमा, यूपी बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? वीमा। अगर बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वीमा कितनी है, डायमेंशन कितना होगा, तो पढ़े हैं और निकाल भी लेंगे, ml² t की पावर -2 a की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन, या ये कह लीजिए यही बीमा होती है किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की, यानी चुंबकीय फ्लक्स की बीमा की बात करेंगे तो ml² t की पावर -2 a की पावर -1। कुछ लोग कहेंगे ये सर कहाँ से ला दी? अरे यार जनरली फाई बराबर आपने क्या पढ़ लिया? BA पढ़ लिया ना, तो B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र का तो हमने आपको पीछे निकाल के दिखा दिया। चैप्टर नंबर जाके आप देखिएगा 4th, मेरे वीडियो जो चैप्टर नंबर 4th का मैं वीडियो बनाया, उसमें आपको हमने मैग्नेटिक फील्ड का यानी चुंबकीय क्षेत्र का हमने बीमा निकाल के दिखाया। और आपको पता होगा जो बीमा आई थी वो आई थी mt -2 a to the power -1। ये किसकी हो गई? B की हो गई। और जो एरिया होता है, एरिया का बच्चे जानते हैं L² होता है। इन्हीं को जब कंबाइन करेंगे तो मिलेगा ml² t की पावर -2 a की पावर -1। यही हो गई आपका डायमेंशन, यूं कह लीजिए यही आपकी बीमा हो गई किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको इरेज करने के बाद तुरंत बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फैराडेज लॉ। चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर्स का नाम ही था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले कि इसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो इसकी डेफिनेशन नॉर्मली सी है क्या? बहुत सिंपल सा है। जब किसी भी आप बंद पाथ से, या ये कहते किसी भी क्लोज सर्किट से, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को चेंज करेंगे, यानी व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ एनी लूप ऑफ एनी सर्किट, किसी भी पास का या किसी भी आप ये कह लीजिए बंद सर्किट का, किसी भी परिपथ का, सिंपल नॉर्मली कोई समझिए परिपथ हो गया या सर्किट हो गया, जब क्या करेंगे आप इनमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, भाई किसी भी सर्किट में, जैसे ये मान लो ये कोई सर्किट है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं। अब आप क्या किए, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइनों में थोड़ी सी चेंजिंग कर दिए। अब इनको देखने वाले, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम जैसा कि आपको मैंने बता दिया कौन है? फैराडे साहब है। तो फैराडे साहब ने इनको कब देखा था? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में इन्होंने देखा क्या फैराडे साहब ने, कि जब किसी भी परिपथ से, जब किसी भी सर्किट से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को, यानी विद्युत ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को कम या ज्यादा करते थे, तो जैसे कम या ज्यादा करते थे तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता था, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। जब आप किसी भी परिपथ में या सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर को चेंज करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को घटाते हैं या बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उस सर्किट में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, और साथ ही में उस सर्किट में उस समय जो करंट
फ्लो होता है, जो उसमें धारा बहती है, उसे प्रेरित धारा या इंड्यूस करंट के नाम से जाना जाता है। और यही पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। मीन्स उसी पूरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। समझ गए? सिंपल सा। तो कोई दिक्कत होगी नहीं जब किसी भी परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को या चुंबकीय रेखाओं की संख्या को कम या ज्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से उस सर्किट में, उस परिपथ में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और साथ ही में उसी सर्किट में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जाना जाता है। When we change the magnetic field lines in any circuit, then there is a produce electromotive force and also here produce induced current. This all the total process is known as electromagnetic induction. और सिंपली है क्या, आप मेरी बात समझिए, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप चेंज करेंगे तो चेंज करने से 100% वहां पे जब भी कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो ईएमएफ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ही होगा और साथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसी पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और सुनिए, ये जो आपकी ईएमएफ है और ये जो आपकी इंड्यूस करंट है, ईएमएफ और इंड्यूस करंट उस सर्किट में तभी तक रहेगी जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते रहेंगे तब तक। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना बंद करेंगे, तुरंत ईएमएफ और इंड्यूस करंट सर्किट का रुक जाएगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस भी वहीं पे रुक जाएगा। सिंपल सा, ये समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात आती है सर ये लेंज ला क्या है, लेंज का नियम, लेंज ला क्या है, लेंज का नियम बार बार बोलते हैं। तो लेंज का नियम और जो लेंज ला है, तो लेंज का नियम और लेंज ला आपको मैं समझाता हूँ, इसको इरेज करके तुरंत मैं लिख के आपको समझाता हूँ ये लेंज का नियम क्या है। देखते हैं, अभी मैंने बताया कि हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के बारे में पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फैराडेज लॉ, यानी फैराडे के नियम को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझने के बाद अब जो हमारी अगली टॉपिक इस चैप्टर की आ रही है, इसे आप कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हर साल एग्जाम में पूछी गई है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में हम इसे लिखेंगे फैराडेज लॉ बोलते हैं, जिसको फैराडे का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फैराडे एक साइंटिस्ट हैं जो आपको पता होगा, पूरा नाम माइकल फैराडे है। इन्होंने अपना क्या दिया, एक लॉ दिया, जिस लॉ की हम स्टडी करेंगे। और फैराडे के नियम में हम दो लॉ पढ़ेंगे, दो नियम पढ़ेंगे। और वो नियम मैं बोल के ही बता सकता था, लेकिन किसी को लिखना रहता है इसलिए आसानी से वो बोर्ड पर से लिख सकता है। तो फैराडेज के दोनों लॉ को आइए देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड कहता है कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ सर्किट, देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी आपको मैंने ये कल ही बता दिया था कि जब कभी भी किसी सर्किट में आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, या बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो उसकी वजह से आपके सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसे इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और जो उसमें करंट प्रोड्यूस इंड्यूस होती है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम दिया जाता है। वही ऊपर में लिखा है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण या जिसका मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर, निगेटिव वैल्यू कभी दिखा रहा हूं, इसको न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि न्यूमैन का नियम लिखिए, राइट द लॉ ऑफ न्यूमैन। तो यही जो फैराडे का फर्स्ट नियम था, इसी को न्यूमैन के नियम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ई है वो माइनस d∅b/dt के बराबर होगी, ऐसा फैराडे साहब का कहना है। फैराडे साहब ये कह रहे हैं कि जो फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का जो दर परिवर्तन होगा, उसका ऋणात्मक मान E के बराबर होता है। और कहीं कहीं से E बराबर -del∅/del t के नाम से जाना जाता है। इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी उसमें सर्किट में फेरों की संख्या n हो गई, तो ये भी लिख सकते हैं ना, E बराबर -n d∅/dt। अगर फेरों की संख्या हो गई n, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज n, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n हो तो E बराबर n d∅/dt के रूप में भी देखा जा सकता है।
क्लियर है? मीन्स फराडे साहब का जो फर्स्ट लॉ था, फराडे फर्स्ट लॉ था, वो ये डिनोट करता है कि फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसकी नेगेटिव वैल्यू ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। दैट्स इज गिवन इन द इक्वेशन। अच्छा, इनका जो सेकेंड लॉ था फराडे साहब का जो सेकेंड लॉ था, फराडे साहब का सेकेंड लॉ ये कहता है कि किसी परिपथ में, परिपथ यानी सर्किट में, इन एनी सर्किट, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया या फिर इंड्यूस्ड करंट हो गई, उसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, सदा ऐसी होती है कि यह उस कार्य का विरोध करती है जिससे कि स्वयं उत्पन्न होती है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी, उसकी डायरेक्शन इस वे में होगी कि वो उसी का अपोज करेगी यानी उसी का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न होती है। भोजपुरी में कहावत है, जौन थरिया में खाला वही थरिया में छेद करता है। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो, ये हिंदी में कहा जाता है। तो उसी पे ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि ये जहां से उत्पन्न होती है यानी जहां से ये डेवलप होती है ये उसी का विरोध भी करती है। दैट इज द सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ को लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, लेंज के नियम से नाम से जानते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ को न्यूमैन का नियम कहते हैं और दूसरे को लेंज का लॉ कहते हैं। दोनों आपके बोर्ड पे है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको इरेज करके मैं आगे बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। जो हमारी अगली हेडिंग है वो दिया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बहुत सिंपल सा आपको मैं डेरिवेशन दिखाऊंगा बहुत आसानी से, बिल्कुल इसमें कोई चिंता की बात नहीं होगी। दिया क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान है, इसमें एक चालक है, ये जेके जो आप देख रहे हैं दिस इज अ कंडक्टर, चालक है, इसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है। जो इसके सिरा है ना, यहीं पे हमें विद्युत वाहक बल E की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? ईएमएफ E की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप बताइए, जो आप कंडक्टर देख रहे हो ना, कंडक्टर मतलब चालक, ये बिल्कुल बोर्ड के कैसा है, परपेंडिकुलर लंबवत है बोर्ड के, और इसकी जो चालक है जेके, इसकी लंबाई कितनी है, L है। क्लियर है ये भी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी में प्लेस्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे कैसा है, नेगेटिव जेके हो गया, दैट्स क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ देखिए जे के पास पॉजिटिव चार्ज है और के पास नेगेटिव चार्ज है। तो अब जो एफएम है, यानी एफएम का मतलब सिंपल आप समझिएगा पहले, अभी हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पे लॉरेंज फोर्स के बारे में। लॉरेंज फोर्स के बारे में एफ बराबर होता है QVB साइन थीटा। याद कर लेंगे, ये आप 10th में पढ़े होंगे। 10th में हमने पढ़ा फॉर्मूला एफएम बराबर QVB साइन थीटा, और 10th में एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा, याद आपको आ रहा होगा, एफ बराबर IBL साइन थीटा। ये दो फार्मूले की प्रूफिंग क्लास 10th में करवा चुकी गई होगी, आप इसको जानते होंगे। लॉरेंज फोर्स F बराबर QB साइन थीटा और एक फोर्स F बराबर IBL साइन थीटा, ये दोनों हमने 10th में पढ़ाया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है कौन, जो अपना कंडक्टर है, ठीक, जेके है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अच्छा, अब आप बताइए, जो इस कंडक्टर पे, इस कंडक्टर के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा FM, वो लॉरेंज फोर्स से FM बराबर आप लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। अब स्टार्टिंग में मैंने बोला जो कंडक्टर है वो बिल्कुल आपके प्लेन से परपेंडिकुलर है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। F बराबर आपको मिल गया QVB साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, F बराबर QVB, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? अब आप बताइएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी बात करें विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा कहां से होता है, पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है, उसकी वैल्यू जो होगी दैट इज FM। यार क्लियर है? अब यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की अगर बात करें तो इसको दिखाते हैं FE से, और FE बराबर सभी लोग जानते हो कितना होगा, QE, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है E बराबर F/Q, तो यहीं से F बराबर मिल जाएगा EQ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 2। अब चाहे पॉजिटिव चार्ज हो यहाँ पर, चाहे निगेटिव हो,
इसके स्टेबिलिटी के लिए जितना ऊपर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और नीचे जो लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए। यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे निगेटिव के पास, पॉजिटिव में भी वही केस, मैग्नेटिक फोर्स हो गया चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, दोनों की वैल्यू बिल्कुल क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये भी चीज तो क्लियर हो गया ना। तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी स्थिर अवस्था की बात करें तो लिख सकते हैं आप Fm बराबर Fv, और ये कितना है QVB, और ये कितना है QE। Q से Q कट गया, Q से Q यार एकदम आपके सामने है, आराम से Q से Q काट दिए तो आपको मिल गया E बराबर BB। आपको क्या मिल गया? E बराबर क्या मिल गया? देखिए यहाँ से आपको मिल गया, नीचे तक आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा बोर्ड क्लियर होगा। E बराबर आपको क्या मिल गया? BB मिल गया। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, E बराबर आपको मिल गया BB, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू मिल गई BB। अच्छा, एक चीज तो आप लोग एकदम क्लियर जानते होंगे, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये नोट कर लीजिएगा, ये दोनों इरेज करके मैं यहीं पे लिखूंगा। लॉरेंट फोर्स F बराबर QB साइन थीटा, और एक फोर्स लगता है स्ट्रेट वायर पे IBL साइन थीटा। हम लोग जानते हैं ना, एक रिलेशन होता है, हम लोग रिलेशन पढ़े होंगे, और रिलेशन क्या आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते होंगे, E बराबर dV अपॉन dr, ये आपको प्रूफ कराया गया होगा, E बराबर dV अपॉन dr। यही से मैं कहा था कभी कभी E बराबर V अपॉन L भी हो सकता है। तो यहाँ से V बराबर आपको क्या मिल गया? EL, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया गया है, याद करके रखिएगा। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट अभी आपको बता दे रहा हूँ। विभव प्रवणता पकड़ लीजिए या पोटेंशियल ग्रेडियंट पकड़ लीजिए, तो ये V बराबर आपको क्या मिल गया? EL मिल गया। अब E की वैल्यू मिली है BV, तो आप रख दीजिए BVL, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता होगा यार, ये तो थर्ड चैप्टर में क्लियर हो गया था ना, कि जो V है ये पोटेंशियल जो है दैट इज आल्सो सेम वैल्यू ऑफ EMF। ये क्लोज सर्किट के लिए आता है, ये ओपन सर्किट के लिए आता है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट E बराबर BVL। इसी की प्रूफिंग हमको देखनी थी, इसकी प्रूफिंग हमने आसानी से देख लिया। बहुत बेहतर डेरिवेशन है, ढंग से इसको देख लीजिए और करने का प्रयास करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
आइए देखते हैं अगली हेडिंग हमारी है एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल, कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल, हमको एनर्जी निकालना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। यू की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी किसमें, कुंडली में, यानी क्वाइल के अंदर हमको फाइंड करनी है। अगर देखा जाए तो आपको पता होगा कि जो वर्क होती है वही एनर्जी होती है, ये पहले बात हो चुकी है। वर्क ही क्या है, एनर्जी है। तो अगर हम ये फाइंड कर लेते हैं कि अगर पूरे क्वाइल के अंदर dq चार्ज को हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला वर्क डन कितना है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। यानी dq आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, अगर बात करें यूपी बोर्ड की तो किया गया कार्य, और सीबीएसई की बात करें तो वर्क डन इन फ्लोइंग dq चार्ज। सीबीएसई बोर्ड समझदार लिख लेगा। तो अगर चार्ज की बात करें, अगर वर्क की बात करें तो dw बराबर वर्क बराबर, सभी लोग आपने पढ़ा होगा, ईएमएफ इनटू चार्ज। w बराबर क्या होता है, ईएमएफ इनटू चार्ज। ये आपने डिफिनेशन और ये कहीं फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में पढ़ा चुका है। तो dw बराबर ईएमएफ यहाँ होगा माइनस ई, और चार्ज कितना dq। चूंकि ई बराबर अभी तुरंत पीछे हमने डेरिवेशन कराया था L di/dt, therefore ये dw की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस है पहले से, और ई की वैल्यू आपने कहा L di/dt हो गई, और बगल में हमने क्या लगा दिया, dq। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। L ये ना di को मैं अलग कर लेता हूँ, देखिए di को हटा दिया और ये dq/dt लिख दिया, तो कोई आपको प्रॉब्लम, यहाँ तो प्रॉब्लम होगी ना, di को यहाँ कर लिया तो dq/dt हो गया। अब आपको भी पता होगा, चूंकि dq/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, दैट मीन्स आई, जो चार्ज के फ्लो होने की टेंडेंसी होती है वही तो करंट कहलाती है। तो आपको मिल गया देयरफॉर dw बराबर Li/di, dw बराबर मिल गया Li/di, dw मतलब छोटा सा वर्क। तो टोटल वर्क डन, यहाँ देखिए ना, टोटल वर्क डन की अगर बात करें, यानी संपूर्ण कार्य की बात करें, तो इंटीग्रेशन कर देंगे जीरो से कहाँ तक, I0 तक, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट जीरो था, और चार्ज की जो मैक्सिमम करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, I0। तो स्टार्टिंग में करंट कितना था, जीरो। किसका करेंगे, dw का, इधर भी कर दीजिए जीरो से I0 कितना Li/di। dw का तो w हो जाएगा, सभी लोग जानते होंगे, L बाहर आएगा, लेकिन I का इंटीग्रेशन होगा I²/2, ये भी आप लोग समझते हैं। इंटीग्रेशन में एक पावर जुड़ जाती है, तो I की पावर 1 थी तो 1 जुड़ गई, 1 1 2 बटे 2। लिमिट क्या है, 0 और I0। तो एक बार 1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, 1/2 L को बाहर कर दिया, ठीक। अब एक बार I की जगह I0 का स्क्वायर, और एक बार I की जगह 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो W बराबर मिल गया ½ L/I0 का स्क्वायर। अब एक लाइन यही लिखेंगे, टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, संपूर्ण कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। दैट मीन्स U बराबर ½ Li0 का स्क्वायर। यही डेरिवेशन था इसका, एनर्जी स्टोर्ड इन क्वाइल, यानी कुंडली में संचित ऊर्जा अगर पूछा जाए तो ये आपको टोटल डेरिवेशन करना होगा। सिंपल सा डेरिवेशन था, बहुत आसानी से हमने देख लिया। अच्छा हाँ, अगर ये कहता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन यानी आप समझ रहे होंगे श्रेणी क्रम, अगर बात की जाए श्रेणी क्रम की, वो भी किसकी, इंडक्टर की श्रेणी क्रम की बात की जाए तो L बराबर फॉर्मूला होगा L1/L2, याद कर लीजिएगा। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो, किस कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, यानी अगर समांतर क्रम की बात होगी इंडक्टर में, तो 1/L = 1/L1 + 1/L2। एक फार्मूला ये भी नोट कर लीजिएगा। ये पूरा अच्छा सा डेरिवेशन था, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगली हेडिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनॉइड। मतलब हिंदी की अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो दो समकक्ष परिनालिकाओं के बीच अननोन प्रेरक, मीन्स दो सोलेनॉइड रखी जाएंगी,
परिनालिकाओं की संख्या 2 है। एक परिनालिका P है, यानी ये फर्स्ट सोलेनाइड है, और ये जो यस है ये सेकेंड सोलेनाइड है। अब इसमें जो फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें जो फेरों की संख्या है वो कितनी है N2। अब हम ये निकालेंगे कि पहले कुंडली पर मैग्नेटिक फील्ड, अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कितना, यम की वैल्यू फाइंड करनी, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अननोन प्रेरक आपको यम निकालना दोनों कुंडलियों के बीच, जिसकी लेंथ L1 है और नंबर ऑफ टर्न्स इसका N1 है P का, और S वाले कुंडली का N2 है। अब आपको निकालना क्या है भाई, अननोन प्रेरक निकालना है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना। उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे B1। आपको ही पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनाइड की वो कितनी है, B बराबर म्यू नॉट NI होती है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो B बराबर म्यू नॉट N1 अपान L इंटू I। L क्या है, लेंथ है। अच्छा, फ्लक्स थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड से, इस मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स कितना होगा, तो फाई बराबर आपने पढ़ा होगा BA, और B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट N1 अपान L I1, और बगल में क्या लग गया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिलहाल इसके बाद की जो कहानी है आप अच्छे से जानते होंगे, क्या कि जो अननोन प्रेरक होता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर बात करें म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट मीन्स अननोन प्रेरण की, अननोन प्रेरक की अगर बात करें, अननोन प्रेरक की अगर बात करें, तो अननोन प्रेरक की अगर बात करें तो आपको पता होगा फॉर्मूला M बराबर N2 phi2 अपान I1, ये तो पढ़े होंगे ना अभी कल ही, अभी मतलब जस्ट पीछे आपने पढ़ा होगा M बराबर N phi अपान I। तो N2 phi2, N2 तो ठीक है, अपान हमने I1 भी लिख दिया, N2 अपान I1 लिख दिया। phi2 की वैल्यू ये वाली पुट करिए, कौन सी, म्यू नॉट N1 बाई L, और यहाँ पे हो गया I1 इंटू A, I1 से I1 कट गया। M बराबर आपको मिल गया म्यू नॉट N1 N2 A अपान L। अब N1 अपान L तो एक स्मॉल n हो गया, चूंकि N1 अपान L बराबर स्मॉल n, तो M बराबर आप कह सकते हैं म्यू नॉट स्मॉल n कैपिटल N2, ये फॉर्मूला बन गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनाइड। मतलब दो कोएक्सियल, एक ही एक्सियल पर अगर दो सोलेनाइड रखी हैं तो उनके अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने का फार्मूला M बराबर म्यू नॉट n, ये N1 होगा, सॉरी N1 N2 अपान A। अगर आप चाहेंगे तो ये भी फार्मूला लिख सकते हैं, इसमें दोनों कैपिटल n आ रहे हैं और इसमें एक स्मॉल n और एक कैपिटल n। आपने देखा बहुत आसानी से हमने दो परिनालिकाओं के बीच अननोन प्रेरक फाइंड कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अगली टॉपिक अभी जस्ट देखते हैं, अगली टॉपिक देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक है, उसी तरीके की टॉपिक है। वहाँ क्या हुआ था, सोलेनाइड आई थी, यहाँ पे प्लेन कॉइल आ गई, मतलब अंदर नहीं है, यहाँ पे समतल कुंडली आ गई, बाकी सब कुछ वही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही निकालना था। अभी जस्ट हमने देखा सोलेनाइड के बीच में, अब हम देखेंगे प्लेन कॉइल्स के बीच में, बात वही है। N1 बराबर फिर होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल, और इसी तरह लिखते चले जाएंगे N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड कॉइल। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि पहली कुंडली में फेरों की संख्या, पहली कुंडली में फेरों की संख्या, पहली कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, N1 होगी, और दूसरी कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी, N2 होगी। अब ये भी आप कर सकते हैं R1 जो होगी रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल, रेडियस ऑफ फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल की रेडियस आप R1 मान लीजिए, तो R2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सेकेंड कॉइल। और यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो, यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो पहले कुंडली की त्रिज्या, पहले कुंडली की त्रिज्या अगर बात करें R2 की, तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे कुंडली की त्रिज्या। यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो आपको फिर वही निकालना, M ही निकालना, M निकालने का एक ही रास्ता N phi अपान I। तो पहले phi तो निकालें, और phi बराबर B होता है, इसका मतलब पहले हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है B।
आपको बता दूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर N फाई अपॉन I। तो पहले तो आपको क्या निकालना होगा, फाई, लेकिन फाई बराबर क्या होता है, BA, मतलब इससे भी पहले आपको क्या निकालना होगा, B निकालना है। तो आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल, इसका डेरिवेशन 4th चैप्टर में हो चुका है। जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल होता है, कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, B बराबर आप पढ़े होंगे म्यू नॉट NI अपान 2R। B बराबर म्यू नॉट NI अपान 2R, ऐसा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और अगर रही बात पहले कुंडली की, तो ये B1 हो जाएगा, तो ये N1 हो जाएगा, और रेडियस कितनी हो जाएगी, R1, और करंट कितनी हो जाएगी, I1 हो जाएगी। अब होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स, अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में आप लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू B1 से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा φ2 बराबर आपने पढ़ा होगा B1। ये तो आपने एकदम जनरली सिंपल सा है, इसको तो आपने पढ़ा ही होगा, φ2 बराबर B1A2। अब B1 की वैल्यू तो आपको दिख ही रही होगी, म्यू नॉट N1 I1 बटे 2R1। और ये जो A2 मतलब एरिया, कॉइल का एरिया आपको पता होगा, लिखते क्या, पाई आर स्क्वायर। सेकंड की बात हो रही तो यहाँ लिख देंगे R2। यहाँ भी कोई समस्या नहीं, इसको यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फाई आपका निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, मैं आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी M। तो आप सीधे लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, सीधे एक लाइन लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बराबर क्या, N2 φ2 अपान I1, यही फॉर्मूला। तो N2 अपान I1 को मैं रहने देता हूँ, N2 अपान φ2 की वैल्यू यहाँ पे निकली है कितनी, म्यू नॉट N1 I1 अपान 2R1, और यहाँ पे पाई R2 का स्क्वायर।